Hello, babies and babas. Hello, boys and girls. Hello, my dear students. My name is Professor नीति दोषी और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। आई होप आप सब स्वस्थ है, बहुत बहुत मस्त है। चलिए बच्चों, आज अभी इसी वक्त लेट अस कंटिन्यू माय डियर फ्रेंड्स, लेट अस कंटिन्यू विथ आवर बिजनेस लॉ। लेट अस कंटिन्यू विथ आवर बिजनेस लॉ। बच्चों, हमने बिजनेस लॉ में मॉड्यूल 1 खत्म कर दिया है। बिजनेस लॉ में मॉड्यूल 1 जिसमें चैप्टर 1, 2, 3, 4 था, हमने वो कंप्लीट कर दिया है बच्चों। हमने मॉड्यूल 2 की शुरुआत की थी। हमने मॉड्यूल 2 में चैप्टर 1 भी खत्म कर दिया है। मॉड्यूल 2 में चैप्टर 1 भी खत्म कर दिया है बच्चों। अभी हम मॉड्यूल 2 चैप्टर 2 शुरू करने जा रहे हैं। मॉड्यूल 2 चैप्टर 2 शुरू करने जा रहे वाले हैं। इसके पहले सारी चीज़ें खत्म हो गई है। इसके पहले की सारी चीज़ें खत्म हो गई है बच्चों। द फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोना अंडरस्टैंड इज वॉइड अग्रीमेंट्स। क्या है बच्चों? वॉइड अग्रीमेंट्स। ऐसे अग्रीमेंट्स जो कानूनी तौर पे वैलिड नहीं है। ऐसे अग्रीमेंट्स जो कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्स नहीं करवा सकते हैं। ऐसे अग्रीमेंट्स जिसका कोई लीगल इफेक्ट नहीं होता है। ऐसे अग्रीमेंट्स जिसका कोई लीगल इफेक्ट कानूनी तौर पे उसको एनफोर्स नहीं करवा सकते, ये वैलिड नहीं होते हैं। इसीलिए उस अग्रीमेंट्स को बच्चों हम वॉइड अग्रीमेंट्स कहते हैं। जी जी बिल्कुल, हमने ये पढ़ा है। उस अग्रीमेंट्स को बच्चों हम वॉइड अग्रीमेंट्स कहते हैं। द फर्स्ट सेक्शन दैट वी गोइंग टू स्टडी टुडे इज सेक्शन 26। अंडरलाइन कीजिए बच्चों, अंडरलाइन कीजिए। अंडर सेक्शन 26 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अंडर सेक्शन 26 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या बोलता है? अग्रीमेंट, ध्यान दीजिए, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज वॉइड। अग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज इज वॉइड। बच्चों, आप या कोई भी कभी भी किसी को भी शादी करने से नहीं रोक सकते। आप कभी भी किसी को भी शादी करने से नहीं रोक सकते बच्चों। दिस इज नॉट पॉसिबल। शादी करना सबका हक होता है। यू कैन नॉट रिफ्रेन, यू कैन नॉट रिस्ट्रेन एनीवन, यू कैन नॉट स्टॉप एनीवन फ्रॉम गेटिंग मैरिड। बच्चों, ये एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। एक होते हैं मिस्टर ए। ये कौन है बच्चों? मिस्टर ए। ये है एक फादर। ये कौन है? एक पिता है। ये है बच्चों मिस डी। ये है मिस डी जो कि है एक डॉटर। यही फादर की ये है डॉटर। एक होता है बच्चों मिस्टर बी। एक है मिस्टर बी जो कि है बॉयफ्रेंड। जो कि कौन है बच्चों? बॉयफ्रेंड। ये है इन दोनों का रिलेशनशिप। बच्चों, इसमें ए ने बी को बुलाया घर पे। जो फादर है उसने बॉयफ्रेंड को घर पे बुलाया और बोला, मैं तुझे 1,00,000 रुपए दूंगा। मैं तुझे 1,00,000 रुपए दूंगा। तू मेरी बेटी के साथ शादी मत कर। तू मेरी बेटी के साथ शादी मत कर। बच्चों, ऐसा अग्रीमेंट जिसमें आप किसी की शादी होने से रोक रहे हो, ऐसा अग्रीमेंट जिसमें आप किसी की शादी होने से रोक रहे हो, वो अग्रीमेंट्स वॉइड अग्रीमेंट्स माना जाएगा। वो अग्रीमेंट्स वॉइड अग्रीमेंट्स माना जाएगा। इसमें बच्चों आता है एक एक्सेप्शन। इसमें बच्चों आता है एक एक्सेप्शन। पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। एवरी अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज, रिस्ट्रेंट मतलब रोकना, रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज ऑफ एनी पर्सन, किसी भी व्यक्ति को शादी करने से रोकना, अदर देन, एक्सेप्शन की बात कर रही हूं, अदर देन अ माइनर इज वॉइड। मैडम, इसका मतलब क्या? समझ में नहीं आया। अदर देन अ माइनर इज वॉइड यानी अगर कोई अग्रीमेंट हो रहा है जिसमें शादी करने से एक व्यक्ति को रोका जा रहा है, बट वो व्यक्ति तो माइनर है। वैसे भी माइनर को शादी नहीं करनी चाहिए बच्चों, वैसे भी माइनर्स को शादी नहीं करनी चाहिए। तो अगर वो अग्रीमेंट माइनर की शादी रुकवा रहा है, रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज फॉर अ माइनर,
तो वो अग्रीमेंट वॉइड अग्रीमेंट नहीं होगा। वो अग्रीमेंट बच्चों, जी हाँ जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल सही, वो अग्रीमेंट्स तो वैलिड अग्रीमेंट्स माने जाएंगे। ये था बच्चों हमारा सेक्शन 26। ये था बच्चों हमारा सेक्शन 26। द नेक्स्ट सेक्शन दैट वी गोना स्टार्ट इज अंडर सेक्शन 27। द नेक्स्ट section is under section 27 बच्चों, agreements in restraint of trade. Agreements in restraint of trade is void. Agreements in restraint of trade is void. यानी आप या कोई भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति को ट्रेड करने से, बिजनेस करने से, प्रोफेशन फॉलो करने से नहीं रोक सकते। बच्चों इंडिया इज अ फ्री कंट्री, सबका हक बनता है, उनको जो करना है वो कर सकते हैं। उनको जो प्रोफेशन, जो बिजनेस, जो ट्रेड कैरी आउट करना है वो लोग कर सकते हैं। आप कौन होते हो? कोई भी व्यक्ति उस व्यक्ति को रोक नहीं सकते। अगर वो रोक रहे हैं तो वो अंडर सेक्शन 27 आता है, जो बोलता है अग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वॉइड। अग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड इज वॉइड। पढ़ने की कोशिश करते हैं। एवरी अग्रीमेंट, सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। एवरी अग्रीमेंट बाय विच एनी वन इज रिस्ट्रेंड, कोई भी व्यक्ति को अगर रोका जा रहा है फ्रॉम एक्सरसाइजिंग अ लॉफुल, फ्रॉम, अंडरलाइन कीजिए यहाँ पे बच्चों, फ्रॉम एक्सरसाइजिंग अ लॉफुल प्रोफेशन, ट्रेड या बिजनेस ऑफ एनी काइंड इज वॉइड। अगर आप किसी को भी प्रोफेशन फॉलो करने से, ट्रेड करने से और बिजनेस करने से अगर रोक रहे हो तो वो कंप्लीटली वॉइड माना जाएगा। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट आता है, समझने की कोशिश कीजिए। अगर आपने किसी के साथ अग्रीमेंट किया है, किसी के साथ आपने फुल अग्रीमेंट किया है, अग्रीमेंट का एक पार्ट कंप्लीटली वैलिड है, समझने की कोशिश कीजिए। कानूनी तौर पे वो अग्रीमेंट का एक पार्ट है जो कंप्लीटली वैलिड है और अग्रीमेंट का दूसरा पार्ट है जो रिस्ट्रेन करता है ट्रेड करने से। तो ये ऐसा कहता है अपन को कि ये जो रिस्ट्रेन कर रहा है ना वो वॉइड माना जाएगा, लेकिन ये पार्ट जो कंप्लीटली वैलिड पार्ट है बच्चों, इससे वैलिड माना जाएगा और आप इसे एनफोर्स भी करवा सकते हो। पढ़ेंगे तो और क्लैरिटी मिलेगी, समझने की कोशिश कीजिए। वेयर एन अग्रीमेंट इज डिविजिबल, where an agreement is divisible, the part in restraint of trade is void. The part in restraint of trade is void, while the part which is not restraint of trade will be valid, where the agreement cannot be divided. हाँ, लेकिन अगर वो agreements जो divide नहीं हो सकती, ये तो ऐसा केस था कि divide हो गया, लेकिन वैसे अग्रीमेंट्स जो डिवाइड नहीं हो सकते तो वो पूरा का पूरा अग्रीमेंट वॉइड माना जाएगा। क्योंकि वॉइड माना जाएगा क्योंकि उसमें आप किसी को ट्रेड, बिजनेस, प्रोफेशन फॉलो करने से रोक रहे हो जो कानूनी तौर पे सही नहीं है, जो कानूनी तौर पे सही नहीं है। इसीलिए होल अग्रीमेंट इज वॉइड माय डियर फ्रेंड्स, होल अग्रीमेंट इज वॉइड। लेकिन इस रूल में बच्चों, इस रूल में माय डियर फ्रेंड्स देयर आर सर्टन एक्सेप्शंस, देयर आर सर्टन एक्सेप्शंस, यानी ऐसे केसेस हैं जहां पे आप किसी को रोक रहे हो, बिजनेस होने दो, प्रोफेशन होने दो, ट्रेड होने दो, करने से रोक रहे हो, लेकिन वो वैलिड माना जाएगा। अरे मैडम अभी तो तुमने बोला कि वो वॉइड है। हाँ बच्चे, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे ये सेक्शन अप्लाई नहीं करता, यानी कि ये एक्सेप्शन में आता है। समझने की कोशिश करते हैं। द फर्स्ट एक्सेप्शन अंडर सेक्शन 27, द फर्स्ट एक्सेप्शन है, सुनिए की कोशिश कीजिए, अग्रीमेंट्स, अंडरस्टैंड, अग्रीमेंट्स merely restraining freedom of action. Agreements merely restraining freedom of action in exercise of business is not void. Merely restraining freedom of action. बच्चों मान लीजिए एक व्यक्ति ने एक बहुत ही सक्सेसफुल बिजनेस शुरू किया है, उसका बिजनेस इतना सक्सेसफुल हो गया है कि ही इज मेकिंग crores and crores and crores of profit in a year. वहाँ पे 3 लोग काम कर रहे हैं, वो कंपनी में, वो बिजनेस में 3 लोग काम करते हैं, वो तीनों को इंस्ट्रक्शन दिया गया है, वो तीनों को इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि मिस्टर ए
मिस्टर बी एंड मिस्टर सी, ये तीन लोगों को हमारे बिजनेस का प्रोडक्ट कभी नहीं बेचना है। ये तीन लोगों को हमारा बिजनेस का प्रोडक्ट कभी नहीं बेचना है। ये तीनों को, जो वहाँ पे काम करते थे, वो तीनों को बोला गया है कि ये तीनों जन को, ए बी एंड सी को माल नहीं बेचना है। बच्चों बिजनेस किसी ने शुरू किया, वहाँ पे काम करने वाले लोग कोई और है। कहना ऐसे, अगर आप किसी बिजनेस में, किसी कंपनी में, किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी फर्म में काम करते हो, तो जो ओनर्स है, जो आपके बॉसेस है, उनकी राइट है, उनकी जिम्मेदारी है आपको बताना है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। बच्चों अगर कोई आपको बता रहा है कि हमारे बिजनेस में ये नहीं होता है, आपको ये नहीं करना है, तो ये आपको बिजनेस प्रोफेशन या ट्रेड करने से रोक नहीं रहा है। वो सिर्फ आपको उनके बिजनेस में क्या करना है और क्या नहीं करना है ये बता रहे। इसीलिए ये अंडर सेक्शन 27 एक्सेप्शन में आता है। पढ़ने की कोशिश करेंगे। इन एक्सरसाइज ऑफ बिजनेस इज नॉट वॉइड, इज नॉट वॉइड, यानी अगर ओनर ने ये तीन जन को बोला, ओनर ने यहाँ पे काम करने वाले तीन जन को बोला कि ए बी और सी को मत माल बेचना, अरे वो लोग कभी पैसा टाइम पे देते ही नहीं है, तो ये तीन लोगों को, उनको माल नहीं बेचना है, उनको प्रोडक्ट नहीं बेचना है, क्योंकि ओनर ने मना किया है। आप किसी को एक्शन इन बिजनेस लेने से मना कर रहे हो, ये अंडर सेक्शन 27 नहीं आता है, इसीलिए ये एक्सेप्शन के अंदर आता है। बच्चों द नेक्स्ट एक्सेप्शन माय डियर फ्रेंड्स इज, पढ़ने की कोशिश करते हैं, एन अग्रीमेंट्स टू लिमिट कंपटीशन, टू लिमिट competition and maintain prices does not make the agreement void, like trade combinations and pool agreements। इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। ले लीजिए फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल है बच्चों, एक होता है फैब्रिक। बच्चों मार्केट में इतने सारे फैब्रिक यानी कपड़ों के मैन्युफैक्चरर्स आ गए हैं, इतना सारा प्रोडक्शन हो रहा है कि पूछिए मत। स्टॉक पे स्टॉक, माल पे माल भरे जा रहे हैं, प्रोडक्शन किए जा रहे हैं, मैन्युफैक्चर हो रहा है। एक दिन ऐसा आ गया कि इतना सारा मैन्युफैक्चर हो गया, सेल हो ही नहीं रही है। समझने की कोशिश कीजिए, बहुत सारा मैन्युफैक्चर हो रहा है लेकिन सेल हो ही नहीं रही है। सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। सप्लाई ज़्यादा है, डिमांड कम है। कैन आई से प्राइजेस कम होते जाएंगे, कैन आई से प्राइजेस कम होते जाएंगे। इसीलिए फैब्रिक मैन्युफैक्चर, कपड़ों के मैन्युफैक्चरर्स हैं, सब मिले और उन्होंने ट्रेड अग्रीमेंट, ट्रेड कॉम्बिनेशन बनाया, जहाँ पे उन्होंने लिखित सबने अग्री किया कि हम साल में सिर्फ इतना ही माल बनाएंगे, हम साल में सिर्फ इतना ही माल बनाएंगे। इस तरीके से ना ही सप्लाई ज़्यादा होगा, ना ही डिमांड कम होगा और ना ही प्राइस कम होगा। बच्चों ऐसे अग्रीमेंट्स में आप रोक तो रहे हो, किसी भी बिजनेसमैन को कुछ करने से आप रोक तो रहे हो, लेकिन वो सबके भलाई के लिए है। समझने की कोशिश कीजिए, वो सबके भलाई के लिए है, इसीलिए इसको भी एक्सेप्शन गिना जाएगा अंडर सेक्शन 27। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट माय डियर फ्रेंड्स, अग्रीमेंट्स बिटवीन पार्टनर्स। अग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। बच्चों पार्टनर्स यानी पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहे हैं ये लोग। पार्टनर्स यानी पार्टनरशिप फर्म के बारे में बात कर रहे हैं ये लोग। समझने की कोशिश कीजिए। द फर्स्ट पॉइंट, अ पार्टनर ऑफ फर्म, क्या बोल रहे हैं? अ पार्टनर ऑफ अ फर्म में बी रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम कैरिंग ऑन अ सिमिलर बिजनेस व्हाइल ही इज अ पार्टनर। ये तो बहुत ही लॉजिकल है ना बच्चों, ये तो बहुत ही लॉजिकल है। समझने की कोशिश करते हैं। एक होता है पार्टनरशिप फर्म, ये क्या है बच्चों? ये है एक पार्टनरशिप फर्म। इसमें 3 पार्टनर्स है, एक है मिस्टर ए, एक है मिस्टर बी और एक है अपने मिस्टर सी। अभी इन तीनों ने अग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा, ये जो क्लॉज जो लिखा है ना वो अभी तक अग्रीमेंट में नहीं है। इन्होंने अग्रीमेंट बनाया, तीनों ने साइन किया और तीनों ने अपना पार्टनरशिप फर्म शुरू कर दिया। जो मिस्टर सी है ना वो बहुत ही शातिर है, वो बहुत ही कनिंग है, वो बहुत ही स्मार्ट है। उसने 3 महीना ये पार्टनरशिप फर्म में काम किया एज अ पार्टनर। उसने 3 महीना ये फर्म में रहा,
ये फर्म कैसे काम करती है, क्या प्रोडक्शन करती है, कितना प्रोडक्शन करती है, कितना सेल करती है, कितना प्रॉफिट करती है, कहाँ से रॉ मटेरियल लाना है, कहाँ से डिस्काउंट मिलता है, ये सारी चीज़ें सी ने सीख ली। कितना स्मार्ट है, ये सारी चीज़ें सी ने सीख ली। 3 महीनों के अंदर अंदर सीखने के बाद वो क्या करता है मालूम है, वो ऐसा ही सेम बिजनेस, ऐसा ही सिमिलर बिजनेस चालू करता है अपना खुद का। ये तो पार्टनरशिप फर्म था, यहाँ पे मिस्टर सी अपना खुद का सेम बिजनेस शुरू करता है। बच्चों ये चीटिंग नहीं हुई, क्या ये गुड फेथ हुआ? आप सोचिए, क्या ये गुड फेथ हुआ? अगर तुझे खुद का ही करना था तो तू पार्टनरशिप फर्म में क्यों आया? अभी कहने से इन दोनों का तो लॉस हो गया। इन्होंने इतनी मेहनत से अपना पार्टनरशिप फर्म शुरू किया, चालू किया, प्रोडक्शन किया, लॉसेस किया, प्रॉफिट किया, सीखा, और सी जाके डायरेक्टली अपना चालू कर दिया। सी ने तो प्रॉफिट भी कर दिया, इसके सारे कस्टमर्स इनके पास चले गए। अरे भाई, जब तुझे बिजनेस करना ही नहीं था पार्टनरशिप फर्म में, तो तूने पार्टनरशिप फर्म ज्वाइन क्यों किया? तो पहले से सो प्रोप्राइटर बन जाता। इसीलिए बोला गया है अ पार्टनर ऑफ अ फर्म मे बी रिस्ट्रेन फ्रॉम कैरिंग ऑन अ सिमिलर बिजनेस वाइल ही इज अ पार्टनर। अगर सी यहाँ पे एक पार्टनर है, अगर सी भी इस कंपनी का, इस पार्टनरशिप फर्म का एक पार्टनर है, तो वो अलग बिजनेस, सिमिलर टाइप का बिजनेस अलग तरीके से खुद के लिए वो शुरू नहीं कर सकता है, ये नहीं अलाउड है। और ये क्लॉज बच्चों पार्टनरशिप अग्रीमेंट में लिख सकते हैं, और ये एक्सेप्शन है टू सेक्शन 27। समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, ऑन सीजिंग टू बी अ पार्टनर, सीजिंग मतलब स्टॉप हो जाना। ऑन सीजिंग टू बी अ पार्टनर ही may agree with the other partners, he will not carry on a similar business of the firm while specify local limits for a specified period। हो सकता है मिस्टर सी ने यहाँ से एग्जिट ले लिया, पार्टनरशिप फर्म में से उसने एग्जिट ले लिया, लेकिन उसने वादा किया हमारा पार्टनरशिप फर्म इतना रेप्यूटेड है, वो बोलता है हमारा पार्टनरशिप फर्म इतना रेप्यूटेड है, मैं ना 6 महीने के लिए, कम से कम मैं ना 6 महीने के लिए ऐसा बिजनेस नहीं करूँगा, जो बिजनेस हमारा पार्टनरशिप फर्म ऑलरेडी कर रहा था वो मैं 6 महीने के लिए नहीं करूँगा। और इस एरिया में, जहाँ पे ये एरिया में ये जो पार्टनरशिप फर्म था, इस एरिया में तो बिल्कुल भी नहीं करूँगा 6 महीने के लिए। ये भी कॉन्ट्रैक्ट में लिख सकते हैं बच्चों। जो पार्टनरशिप फर्म का कुछ वैल्यू तो होना चाहिए ना, वो पार्टनरशिप फर्म का कुछ वैल्यू तो था ना बच्चों। अगर आपको सबको डिसॉल्व ही करना था पार्टनरशिप और खुद का ही शुरू करना था, तो व्हाई डिड यू मेक द पार्टनरशिप फर्म इन द फर्स्ट प्लेस? व्हाई? बराबर। द थर्ड पॉइंट बच्चों ए समझने की कोशिश कीजिए। पार्टनर्स अपॉन और इन एंटिसिपेशन ऑफ डिसोल्यूशन of the firm agrees that all or some of them shall not carry on the same business within specified period or within specified local limits। यानी अगर पार्टनरशिप फर्म खुद डिसॉल्व हो रही है, यहाँ पे पार्टनर एग्जिट ले रहा था, मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रही है, तो भी सारे पार्टनर्स या कुछ पार्टनर्स अग्री करते हैं कि कुछ समय के लिए हम ये एरिया में ये बिजनेस नहीं करेंगे, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म का रेप्यूटेशन ही अलग था। पार्टनरशिप फर्म का बच्चों रेप्यूटेशन अलग था। द नेक्स्ट इज बच्चों सर्विस अग्रीमेंट। समझने की कोशिश कीजिए। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज बच्चों सर्विस अग्रीमेंट्स। इसका मतलब क्या होता है? एन अग्रीमेंट पहला पढ़ते हैं फिर समझने की कोशिश करते हैं। एन अग्रीमेंट बाय विच एन एम्प्लॉई बाइंड्स हिमसेल्फ ड्यूरिंग द टर्म ऑफ हिज अग्रीमेंट टू compete with his employer or accept any other employment during the period of his service। बच्चों बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, बहुत सारे लोग जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं, बड़े बड़े कंपनी में, छोटे छोटे कंपनी में, छोटे छोटे फर्म्स में, बहुत सारे जगह पे आप नौकरी करते हो। अगर आप किसी के साथ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट करते हो, कह रहे हैं यानी एक व्यक्ति किसी के साथ एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट करती है, जहाँ पे वो बोलती है कि मैं ये कंपनी में इतने इतने सालों तक काम करूँगा, वो कॉन्ट्रैक्ट में बच्चों सब लिखा है, वो कॉन्ट्रैक्ट में सब लिखा है। लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे भी लिखा है, वो कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे भी लिखा है कि जब तक तू यहाँ पे काम करेगा, जब तक वो एम्प्लॉई ये कंपनी में यानी एम्प्लॉयर के साथ काम करेगा, तब तक वो दूसरी जगह पे अपना काम नहीं करेगा। यानी एक ही टाइम में वो 2 जगह 2 नौकरी नहीं करेगा। वो अग्रीमेंट में लिखा है,
अगर ये अग्रीमेंट में लिखा है तो ये एक्सेप्शन टू सेक्शन 27, क्योंकि ये किसी को रोक नहीं रहे हो आप, ये किसी को रोक नहीं, आप अपना बिजनेस, खुद का बिजनेस बचा रहे हो सकता है ना वो एम्प्लॉय जाके अपने कॉम्पिटिटर से सारा सीक्रेट शेयर कर ले, हो सकता है ना वो एम्प्लॉय अपने कॉम्पिटिटर से सारा सीक्रेट शेयर कर ले, अरे भैया ये तो चीटिंग हुई ना, अरे ये तो चीटिंग हुई ना, हो सकता है ना वो एम्प्लॉय यहाँ पे सब सीख ले, वो एम्प्लॉय जो यहाँ पे काम कर रहा है वो सब सीख ले और 6 महीने के अंदर अंदर हमारे सारे सीक्रेट जान ले, हमारे सारी चीज़ें सीख ले और 6 महीने के अंदर अंदर वो सेम कंपनी दूसरे टाइम की कंपनी को चालू कर ले, सेम कंपनी सेम टाइप की कंपनी लेकिन खुद की कंपनी शुरू कर ले। बच्चों ये तो चीटिंग हुई, ये तो चीटिंग हुई, आपको एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन ही नहीं करना चाहिए था। इसीलिए अगर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे कंडीशंस लिखी हुई हो, अगर एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में ऐसी कंडीशन हो तो ये अंडर एक्सेप्शन टू सेक्शन 27 आता है, बिकॉज ये कंप्लीटली वैलिड है। आप एम्प्लॉयमेंट अग्रीमेंट में, आप सर्विस अग्रीमेंट में ये सारी चीज़ें लिख सकते हो बच्चों। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज सेल ऑफ गुडविल। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट माय डियर फ्रेंड्स इज सेल ऑफ गुडविल। इसमें और एक एग्जाम्पल है, समझने की कोशिश कीजिए। ये है अपने मिस्टर ए, बहुत खुश, मिस्टर ए का बहुत ज़बरदस्त बिजनेस है, ज़बरदस्त यानी बहुत रेप्यूटेड बिजनेस है, पूरे विश्व में उसका बिजनेस बहुत 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 फेमस है। एक है मिस्टर बी, समझने की कोशिश कीजिए, एक है मिस्टर बी। मिस्टर ए को पैसों की बहुत ज़रूरत है अपने बिजनेस में डालने के लिए, मिस्टर ए को पैसों की बहुत ज़रूरत है और एक्चुअली उसको अभी ये बिज़नेस में इंटरेस्ट भी नहीं है, एक्चुअली अभी उसको ये बिज़नेस में इंटरेस्ट भी नहीं है, वो अपना बिजनेस बेचना चाहता है, वो अपना बिजनेस बेचना चाहता है, वो अपना बिजनेस बेचना चाहता है, वो सेल करता है अपना गुडविल, वो सेल करता है अपना गुडविल, गुडविल यानी गुड नेम, गुड रेपुटेशन, हमारा इतना मेहनत से खड़ा किया हुआ ये बिजनेस जिसके नाम से लोग आते हैं, जिसका सिर्फ नाम सुनने से कस्टमर्स आते हैं और चीज़ें खरीद के लेके जाते हैं, वो नाम मैंने किसी को बेचा, बराबर। ये था सेलर ऑफ द गुडविल, ये है बायर ऑफ द गुडविल। जैसे ही इसने गुडविल बाय किया, इसने इसको 10 करोड़ रुपए दिए, इसने इसको, बच्चों ये एग्जाम्पल है बच्चों, इसने इसको 10 करोड़ रुपए दिए, इसके पास पैसे आ गए गुडविल के, इसने इसका नाम ले लिया और इसकी चीज़ें सीख ली, इसका प्रोडक्ट कैसे बनाना है सीख लिया, इसके कस्टमर्स कैसे अट्रैक्ट करने सीख लिए, तौर तरीके सीख लिए और इसने बिजनेस शुरू कर दिया। बिजनेस 2 दिन चला, समझने की कोशिश कीजिए। गुडविल का जो बायर था उसका बिजनेस 2 दिन चला और 2 दिन के अंदर अंदर वो बाजू में क्या देखता है, 2 दिन के अंदर अंदर वो बाजू में क्या देखता है, जो मिस्टर ए था, जो गुडविल का सेलर था, उसने फिर से बाजू में दुकान खोल ली, उसने फिर से बाजू में दुकान खोल ली। अरे भाई, जब तुझे दुकान खोलनी ही थी, जब तुझे दुकान खोलनी ही थी, जब तुझे अपना बिजनेस बंद करना ही नहीं था, जब तुझे गुडविल बेचनी ही नहीं थी, तो तूने क्यों बेचा? ये तो गुड फेथ नहीं हुआ ना बच्चों। अगर उसको खुद को ये बिजनेस कंटिन्यू करना था तो उसको अपना गुडविल नहीं बेचना चाहिए था। सेम एरिया, सेम प्लेस, सेम टाइम, अगर दो कंपनी या 2 फर्म या 2 दुकान सेम नाम पे चल रही है तो कहने से ओरिजिनल के पास ही कस्टमर्स जाएंगे, ओरिजिनल लोगों के पास, ओरिजिनल ओनर्स के पास, ओरिजिनल बॉसेस के पास ही लोग जाएंगे, राइट। इसीलिए इसका ये गुडविल खरीदने का कोई मीनिंग बना, इसका ये गुडविल खरीदने का कोई मीनिंग बना। इसीलिए अगर आप गुडविल बेच रहे हो तो उसमें भी आप कंडीशन बना सकते हो जो अंडर सेक्शन 27 नहीं आता, यानी वो एक्सेप्शन टू 27 आता है। समझने की कोशिश करते हैं। वन हु सेल्स द गुडविल ऑफ द बिजनेस में अग्री विद द बायर टू रिफ्रेन from carrying on a similar business within a specified local limit, so long as the buyer or any other person deriving title to the goodwill from him carries on a like business therein। यानी जब तक मिस्टर ए चाहता है कि ये बिजनेस वो करे तब तक मिस्टर बी चाहता है कि वो ये बिजनेस करे तब तक मिस्टर ए का जिम्मेदारी है कि वो ये बिजनेस ना करे, क्योंकि उसने गुडविल बेची है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं।
अग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स समझने की कोशिश करते हैं। अंडर सेक्शन 28 अंडरलाइन कीजिए, अंडरलाइन कीजिए। अंडर सेक्शन 28 अंडरलाइन कीजिए, अग्रीमेंट्स इन रिस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स आर वॉइड। आर वॉइड, आप कभी भी किसी को भी, आप या कोई भी कभी भी किसी को भी कोर्ट जाने से नहीं रोक सकते। आप किसी को भी कोर्ट जाने से नहीं रोक सकते। सबका ये राइट है बच्चों। एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया ऑफ दिस कंट्री हैज अ राइट टू रेफर टू द कोर्ट व्हेनेवर दे डोंट फील दे हैव बीन गिवन जस्टिस। ये सबका हक होता है। आप किसी भी अग्रीमेंट में ऐसा नहीं लिख सकते कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं हुआ, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल नहीं हुआ तो तुम कोर्ट में मत जाना, तुम ये भूल जाना, ये कॉन्ट्रैक्ट तुम भूल जाना। अरे भाई, तुम ऐसी कंडीशन तुम अपने कॉन्ट्रैक्ट में, अपने अग्रीमेंट में नहीं लिख सकते। ये कंप्लीटली वॉइड हो जाएगा अंडर सेक्शन 28। ये कंप्लीटली वॉइड हो जाएगा अंडर सेक्शन 28। पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करते हैं। एवरी अग्रीमेंट बाय विच एनी पार्टी देयरटू इज रिस्ट्रिक्टेड एब्सोल्युटली from enforcing his rights under or in respect of any contract by the usual legal proceedings। आप किसी को कोर्ट जाने से कैसे रोक सकते हो, लीगल प्रोसीडिंग्स फॉलो करने से कैसे रोक सकते हो? इन द ऑर्डिनरी ट्रिब्यूनल्स और विच लिमिट्स द टाइम विद इन विच ही हैज मनी एनफोर्स हिज राइट्स एंड इज वॉइड टू दैट एक्सटेंट। आप किसी को भी कोर्ट जाने से नहीं रोक सकते। अगर आपने अग्रीमेंट में किसी को भी कोर्ट जाने से रोका, अग्रीमेंट टू पार्टीज में रोका, तो वो अग्रीमेंट कंप्लीटली वॉइड माना जाएगा बच्चों। वो अग्रीमेंट कंप्लीटली वॉइड माना जाएगा। हाँ, अभी इस सेक्शन के भी कुछ एक्सेप्शन है। अभी इस सेक्शन के भी कुछ एक्सेप्शन है, यानी आप रोक नहीं रहे हो, लेकिन जो बीच का रास्ता आपने निकाला है वो वैलिड है। वैलिड है। कौन सा रास्ता है समझने की कोशिश कीजिए। दिस सेक्शन शॉल नॉट रेंडर इलीगल अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच टू और मोर पर्सन अग्री दैट एनी डिस्प्यूट विच मे अराइज बिटवीन देम इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सब्जेक्ट में बी रेफर टू आर्बिट्रेशन। अच्छा बच्चों, कोर्ट के प्रोसीजर्स बहुत लंबे होते हैं। कोर्ट के प्रोसीजर्स बहुत लंबे होते हैं, बहुत टायरसम होते हैं, बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। हो सकता है दोनों पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट, जो भी पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट है, वो दोनों एक दूसरे को बोलती है सुनना बाय चांस अगर कभी हमारा डिस्प्यूट हो गया, कभी तूने ऑनर नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट, कभी मैंने ऑनर नहीं किया, बाय चांस ऐसा डिस्प्यूट होता है, तो क्या हम एक काम कर सकते हैं? बोलते हैं हाँ बोलो बोलो, क्या काम करेंगे? हम कोर्ट नहीं जाएंगे। अरे ये तो अंडर सेक्शन वैलिड नहीं है, ये तो वॉइड है। अरे बाबा, पूरी बात तो सुन। हम कोर्ट नहीं जाएंगे, पहले हम आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे। पहले हम आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे। बच्चों, एक ये पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट है, ये है मिस्टर ए, ये है मिस्टर बी। इन दोनों के बीच में आ गई दरार यानी डिस्प्यूट। ये लोग दोनों कोर्ट नहीं जाते हैं, लेकिन वो लोग एक आर्बिट्रेटर के पास जाते जो कि है मिस्टर सी, जो कि है मिस्टर सी, जो कि एक मिडिल मैन है, एक थर्ड पार्टी है, जो इनका डिस्प्यूट सुनेंगे। मिस्टर सी ए और बी का डिस्प्यूट सुनेगा और डिसीजन लेगा कि आगे क्या होना चाहिए। अगर आपने अग्रीमेंट में लिखा है कि हम कोर्ट जाने से पहले आर्बिट्रेटर को हमारा डिस्प्यूट रेफर करेंगे, तो ये कंप्लीटली वैलिड माना जाएगा, ये वॉइड नहीं माना जाएगा। आर्बिट्रेशन भी वैलिड है और आर्बिट्रेटर के पास अपना डिस्प्यूट ले जाना भी वैलिड है, ये वॉइड नहीं माना जाएगा। बेसिकली एक थर्ड पार्टी होती है बच्चों, एक मिडिल मैन होता है, एक थर्ड पार्टी होती है जो डिसाइड करती है कि कैसा कोर्स ऑफ एक्शन आगे चलेगा, और ये थोड़ा सा क्विक होता है, थोड़ा सा फास्ट होता है। चलो नेक्स्ट इज बच्चों, this section shall not render illegal any contract in writing by which two or more persons agree to refer to arbitration any question between them which has already arisen। बच्चों कॉन्ट्रैक्ट बन गया है, कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद कोई क्वेश्चन दिमाग में आया और दोनों कंफ्यूज हैं, दोनों कंफ्यूज है। एक बोलता है तू कर, दूसरा बोलता है नहीं तू कर। कंफ्यूजन बाद में आई, कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद भी वो लोग ऐसा अग्री कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि क्या हम आर्बिट्रेटर के पास जा सकते हैं। डिस्प्यूट नहीं आया है, एक कंफ्यूजन आई है,
आगे का कोर्स ऑफ एक्शन कैसे डिसाइड होगा, ये कंफ्यूजन आई है, इसीलिए वो लोग जाते हैं आर्बिट्रेटर के पास आफ्टर द कंफ्यूजन हैज अराइज्ड। इसीलिए ये भी कंप्लीटली वैलिड होगा, इसीलिए ये भी कंप्लीटली वैलिड होगा। बच्चों आर्बिट्रेटर के पास से भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, आर्बिट्रेटर के पास से भी अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई तो कोर्ट जाओ, लेकिन पहले आर्बिट्रेटर के पास जाओ। बच्चों टाइम बचेगा, पैसा बचेगा और डिसीजन फास्ट आएगा। चलिए नेक्स्ट इज बच्चों, एन अग्रीमेंट will be valid if it restricts the right of either person to sue in particular court or refrain the dispute to arbitration. As per the Indian Limitation Act, the time limit for bringing an action for breach of contract is 3 years. The breach of contract is 3 years from the date of breach. A clause further restricting this right stipulated shall be void. यानी बोल रहे हैं कि डिस्प्यूट हुआ ना तो 3 साल तक तू ये डिस्प्यूट कोर्ट में लेके जा सकता है। जिस दिन से डिस्प्यूट हुआ उस दिन से तेरे पास 3 साल है कोर्ट जाने के लिए। लेकिन अग्रीमेंट में लिखा है नहीं 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 3 साल नहीं, चल 1 ईयर। जिस दिन से डिस्प्यूट हुआ आपके पास 1 ईयर है कोर्ट जाने का। जैसे 1 साल खत्म हो गया अब मत जाओ। बच्चों ये भी वैलिड नहीं है। अगर लॉ खुद 3 साल बोल रहा है, अगर कानून खुद 3 साल बोल रहा है तो आपका अग्रीमेंट क्यों 1 साल बोल रहा है? ये भी आप किसी को रिस्ट्रेन कर रहे हो लीगल प्रोसीडिंग्स फाइल करने से, इसीलिए ये भी कंप्लीटली वॉइड होगा। इसीलिए बच्चों ये भी कंप्लीटली वॉइड होगा। ओके बच्चों, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस लेक्चर। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट्स है, फील फ्री टू रीच आउट टू अस इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज प्रोफेसर नीति दोषी साइनिंग ऑफ। थैंक यू।